हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शास्त्र। आज हम बात करेंगे 28 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में जो आज न्यूज़ में थे। उन सभी टॉपिक्स को मैंने लिया है। हालांकि मैंने आज 4 टॉपिक ही लिया है, ठीक है, तो इस अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट खालिस्तानी इशू जो हाल ही में सुर्खियों में था, हाल ही में न्यूज़ पे भी था, ठीक है। आज ही एक न्यूज़ पे था, इंडिया एक्सपेल्स कैनेडियन डिप्लोमेट इन टीट फॉर टैट मूव। यहाँ पे खालिस्तान कहाँ से आ गया ये भी जानना है, ठीक है। बेसिकली न्यूज़ कनाडा के साथ जो रिलेशन है इंडिया का उसके बारे में था, लेकिन मेन जो इशू है जो हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है खालिस्तानी इशू, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली जो एक हाल ही में क्या प्रॉब्लम हुआ है, रिलेशन जो है इंडिया एंड कनाडा के बीच वो खराब होता दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। वो बेसिकली खराब होता जा रहा है। टाइम टू टाइम जब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद लाइक अलग अलग इंसिडेंट भी हुआ है, क्योंकि उनके पार्लियामेंट में, ठीक है, उनके पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी सारे सिख्स हैं, ठीक है, जिनके रिलेशन ऐसा माना जाता है कि वो लोग भी खालिस्तानी सपोर्टर है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो बेसिकली द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव रीच्ड ए न्यू लो, ठीक है, with allegations of Canadian leniency towards Khalistani supporters and accusations of India's involvement in the recent killing। जो हाल ही में कनाडा में मर्डर जो हुआ है एक खालिस्तानी सपोर्टर का, तो उससे रिलेटेड कनाडा ने बयान दिया है कि यहाँ पे इंडिया का एंगेजमेंट है, ऐसा एलिगेशन इंडिया पे लगाया है। तो ये इंडिया ने भी एग्जैक्टली इसको जो कनाडा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इसको लेके इंडिया भी खुश नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए रिसेंट इशू बट लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन दैट डेट्स बैक इन द मिड 20th century। द मॉडर्न डे डिस्कॉर्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, एंड कनाडान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ओवर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म हैज exacerbated this historical strains, ठीक है। नाउ जो मेन इशू है ये तो हो गया न्यूज़, ठीक है, जो रिसेंट किलिंग के बारे में है, लेकिन जो मेन इशू है उसको हम लोग को देखना है। मेन इशू यहाँ पे खालिस्तानी इशू है। तो खालिस्तानी इशू क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया भी है कि ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से भी ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो इशू है जो लाइक खालिस्तानी इशू है उससे रिलेटेड हम लोग को जो जानना है, पहले जानना है कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। देखिए बेसिकली इट इज ए सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है। बहुत सारे सिख्स यहाँ पे हमारे इंडिया में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन उनमें से गिने चुने कोई है जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत सालों से ये लोग चला रहे हैं, सीकिंग टू क्रिएट ए होमलैंड फॉर सिख्स बाय एस्टैब्लिशिंग ए सोवरेन स्टेट कॉल्ड खालिस्तान, ठीक है। ये इन लोगों के हिसाब से ये सोवरेन स्टेट होगा ओनली फॉर द सिख्स, लैंड ऑफ खालसा भी इसको बोला जाता है, खालिस्तान, ठीक है, इन द पंजाब रीजन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लाइक आप लोगों ने देखा ये मैप में कि ये जो खालिस्तान वाला जो मैप है, खालिस्तान वाला मैप में सिर्फ इंडिया का पार्ट इस यहाँ पे नहीं इन लोगों ने दिया है। इन लोगों का जो इमेजिनरी मैप है यहाँ पे पाकिस्तान का भी, पंजाब वाला जो रीजन है ये भी पाकिस्तान का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें समा गया है, ठीक है। ये इन लोगों का मैप है जो डिमांडेड खालिस्तान, ये लोग बोलते कि हाँ खालिस्तान अगर होगा तो इंडिया की कुछ हिस्सा एंड पाकिस्तान की कुछ हिस्सा इसमें आएंगे जो डेडिकेटेडली सिख लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। इट्स ओरिजिन हैव बीन ट्रेस्ड बैक टू इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन अलोंग रिलीजियस लाइन्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस के बाद से ही अगर या फिर इंडिपेंडेंस के दौरान अगर बात किया जाए तो ये जो मुद्दा है उस टाइम से ही ये उठा था ऑल्दो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था लेकिन उठा था। द पंजाब प्रोविंस व्हिच वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विटनेस्ड कम्युनल वायलेंस एंड जनरेटेड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज। ये टाइम टू टाइम हुआ है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। द हिस्टोरिक सिख एम्पायर्स कैपिटल लाहौर, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का भी एक टाइम पे उनका ये जो एरिया था, ठीक है, उनका भी एरिया हुआ करता था लाहौर, ठीक है, एज वेल एज सेक्रेट सिख साइट्स लाइक नानकाना साहिब, ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, ये भी कहाँ पे है अभी पाकिस्तान में आ जाता है, ओके। सो लाहौर हो या फिर नानकाना साहिब ये दोनों ही एरिया कहाँ पे आता है, पाकिस्तान में आता है।
while most Sikhs found themselves in India, and they were a very in a small minority, almost about 2% of the population in the country. Now the political struggle for greater economy began with the Punjabi Suba movement. ठीक है, पंजाबी सूबा मूवमेंट के टाइम पे ही ये ग्रेटर इकोनॉमी वाला जो पार्ट है जिसके लिए स्ट्रगल ये स्टार्ट हुआ था, ऐसा बोला गया है, फॉर द क्रिएशन ऑफ ए पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। लेकिन क्या हुआ 1955 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से, और रिपोर्ट ने ये जो आइडिया था, ये जो डिमांड था, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बट द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन असल में क्या हुआ, इसको ट्राइफरकेटेड किया गया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक जो था हिंदू मेजोरिटी हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, एंड तीसरा पंजाबी सिख मेजोरिटी पंजाब इन 1966। इन लोगों ने पहले इसको रिजेक्ट किया और बाद में पंजाब को ट्राइफरकेट किया गया। ठीक है, ये जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है, इट हैड गैल्वेनाइज द अकाली दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, बहुत सालों से इंडिया में है। नाउ अकाली दल का भी एक इन लोगों का डिमांड था फॉर ग्रेटर इकोनॉमी। इन लोगों का डिमांड क्या था कि इकोनॉमी, आई एम सो सॉरी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, राइट, व्हिच कंक्लूडेड द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। 1973 में जो इन लोगों के द्वारा जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लिया गया था, यहाँ पे यही डिमांड था, दे डिमांडेड फॉर ऑटोनॉमी नॉट सेक्सेशन फ्रॉम इंडिया। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি পেলাই এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে। তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে যে পাঞ্জাব বা শিখ মানুহখিনিৰ যি অঞ্চল পাঞ্জাব তাতে গ্ৰেটাৰ অটোনমি দিব লাগে। ঠিক আছে, এণ্ড বেচিক্যালি 1971 এই যিটো মুভমেণ্ট আছিলে, এই মুভমেণ্টে বহুত বেছি ভাইৰেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক আছে, when an advertisement in the New York Times proclaimed the birth of Khalistan। ठीक है, by the 1980s the appeal of जरनैल सिंह भिंद्रेवाला, ये जो कैरेक्टर है भिंद्रेवाला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। भिंद्रेवाला जो था, बेसिकली देखो क्या हुआ था, इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, कांग्रेस वर्सेस अकाली दल जब बन गया था, ठीक है, तब कांग्रेस की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि इन्हीं लोगों ने भिंद्रेवाले को लाया था, लाइक इनके प्रॉफिट के लिए, ठीक है, इनके पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए भिंद्रेवाले को इन्होंने लाया था अकाली दल के खिलाफ में। लेकिन एक टाइम पे इनको इतना ज्यादा पावर मिल गया तो इन्होंने सिर्फ वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में जो डिमांड रखा गया था फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, इससे भी ज्यादा मांग इन्होंने रख लिया था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। ठीक है, ये आर्म रेवोल्यूशन की बात करने लगा था। Okay, so he and his followers, mostly from the lower range of the social leader, ठीक है, were getting increasingly violent। ये violent protest की तरफ आगे बढ़ रहा था। And in 1982, with the support of Akali Dal's leadership, he launched a civil disobedience movement called धर्म युद्ध मोर्चा। फाइनली 82 में इन्होंने क्या लॉन्च किया, धर्म युद्ध मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया। एक काइंड ऑफ सीडीएम था, ठीक है, एंड टूक अप रेजिडेंस इनसाइड द गोल्डन टेम्पल। और ये कहां पे रिफ्यूजी इन्होंने कहां पे लिया, गोल्डन टेम्पल के अंदर, जो सबसे ज्यादा सेक्रेट प्लेस माना जाता है सिखिज्म में। ठीक है, एंड वहां से ये ही वाज डायरेक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लैशेस विद द पीपल। ठीक है, वहां से जो भी प्रोपागेंडा था ये वहां से चला रहा था। देखो मैंने जो बोला कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में भी ऑटोनॉमी का डिमांड करा गया था, ठीक है, अकाली दल वगैरह था, लेकिन इन्होंने हद पार कर दिया था, इन्होंने वायलेंस का सहारा लिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, इसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखा, तो इन लोगों ने एक ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, एंड इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार, basically by the Indian army to flush out militants from the Golden Temple and neutralize भिंद्रेवाले in 1984। ठीक है, ये 84 की बात है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो धर्म युद्ध मोर्चा है ये 1982 में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, अभी बात ऐसा है, और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ओके, while the operations were ostensibly successful in their aims, they gravely wounded by the discretion of the Golden Temple, the Sikh community around the world, and also galvanized the demand for Khalistan। तो फाइनली ये जो ऑपरेशन था ये क्या हो गया, लाइक
सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलियंस भी मारे गए, यहाँ पे मिलिटेंट्स भी मारे गए और इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी सोल्जर्स थे, बहुत सारे सोल्जर्स भी यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठीक है, तो 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखना। आफ्टर मथ द ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या हुआ था एग्जैक्टली इसके बाद, देखो पीएम उस टाइम में इंदिरा गांधी थे और इंदिरा गांधी की जो लाइक पर्सनल जो गार्ड उस टाइम में थे वो बेसिकली सिख थे। ठीक है, इसी टाइम उनके जो गार्ड थे उनके द्वारा ही पीएम इंदिरा गांधी को उस टाइम के मतलब असैसिनेट किया गया ऑन अक्टूबर 31, 1984। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था ऑलमोस्ट जून के करीब और इंदिरा गांधी को कब मारा गया, अक्टूबर 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना बाद, ऑलमोस्ट 5 महीना बाद। ठीक है, एक दिन कम, 1984 में ही इनको असैसिनेट किया गया, ट्रिगरिंग द वर्स्ट कम्युनल वायलेंस। उसके बाद क्या हुआ, ये सिख के खिलाफ एक कम्युनल वायलेंस चालू हो गया पूरा देश भर में, बेसिकली पंजाब में बहुत ज़्यादा। एंड पंजाब बिकेम द हाफ ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट इंसर्जेंसी allegedly supported by Pakistan that lasted till 1995। उसके बाद 1995 तक बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि मालूम है आप सभी को कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, द मूवमेंट कंटिन्यूज टू इवोक सिंपैथी एंड सपोर्ट फ्रॉम सेक्शंस ऑफ सिख पीपल, स्पेशली इन द सिख डायस्पोरा। ये जो खालिस्तानी इशू है ना, खालिस्तानी मूवमेंट जो है, ये इंडिया से ज़्यादा जो कनाडा में जो लाइक खालिस्तानीज है, ठीक है, कनाडा में इन लोग या फिर जो भी इंडियन डायस्पोरा के, सिख डायस्पोरा के लोग हैं, मतलब इंडिया के बाहर जो लोग हैं, इनके द्वारा ये ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। टुडे द मूवमेंट इज fueled by vote bank politics, social issues like unemployment, drug menace in Punjab, dissatisfaction among the Sikh diaspora and support from non-state actors। इन सभी कारण के वजह से अभी ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड बन गया है। ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है। ठीक है, सिख डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए ये भी है, जो एलिगेशन लगता है उठता है। ठीक है, ड्रग मेनेंस तो है ही, क्योंकि सब लाइक पंजाब में, क्योंकि गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट जो ड्रग गोल्डन क्रिसेंट है, इसके लाइक नेबरिंग एरियाज में पंजाब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग का केस यहाँ पे ज़्यादा होगा। एंड लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स से भी फंडिंग वगैरह मिलता है, तो ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। ठीक है, तो यही था बैकग्राउंड अबाउट खालिस्तानी इशू। ठीक है, लास्ट में एक बात जानना हम लोग को है कि हाल ही में कनाडा में इतना ज़्यादा खालिस्तान को लेके कैनेडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लाइक कंसर्न क्यों है। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल रूट्स अगर देखा जाए खालिस्तानी मूवमेंट का कनाडा में, तो पहला जो बात है, खालिस्तान के ऑफिस कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, कनाडा में ही एस्टैब्लिश किया गया था बाय सुरजन सिंह गिल। ही एस्टैब्लिश खालिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल। देखो गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जैसे टिबेट गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ पे धर्मशाला में हमारे यहाँ पे है। ठीक है, वैसे ही खालिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल कनाडा में एस्टैब्लिश किया गया इन वैंकूवर इन 1982, इशूइंग खालिस्तानी पासपोर्ट एंड करेंसी। एंड मिलिटेंसी इम्पैक्ट कैसा है, द मिलिटेंसी इन पंजाब इन द अर्ली 1980s हैड रिपरकशंस इन कनाडा, leading to the emergence of organizations like International Sikh Youth Federation ISYF, the Babar Khalsa and the World Sikh Organization। ठीक है, एंड देखो खालिस्तान मूवमेंट का अगर रूट्स देखा जाए तो एयर इंडिया कनिष्क का बॉम्बिंग जो था, जो इंसिडेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। द बाबर खालसा जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इट ऑर्केस्ट्रेटेड द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया कनिष्का इन 1985, रिजल्टिंग 331 सिविलियन डेथ्स। ऐसा नहीं है कि हाल ही में ये मूवमेंट ज़्यादा पॉपुलर हुआ है या फिर ज़्यादा सुर्खियों में है, ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, नाउ ये भी हम लोगों को मालूम है कैनेडियन गवर्नमेंट ये जो इनिशियली आई एम सो सॉरी रिसेंटली जो केस हुआ, ठीक है, किलिंग का जो एक जो इशू सामने आया, यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतना क्यों दे रहा है, क्योंकि सिख कम्युनिटी का जो इन्फ्लुएंस है कनाडा में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। तो 2% टोटल पॉपुलेशन सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता गया है वहाँ पे, ठीक है। कैनेडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी है। सिख कैनेडियन have been elected to important political position including members of parliament. In 2019 there were 18 Sikh MPs in the Canadian parliaments, surpassing the number of Sikh MPs in India. इंडिया से ज़्यादा कहाँ पे है? कैनेडियन पार्लियामेंट में है। कल्चरल इम्पैक्ट भी है कि बहुत सारे जो कल्चरल फेस्टिवल्स है, फॉर एग्जांपल बैसाखी वहाँ पे मनाया जाता है। सोशल एक्टिविज्म भी है। सिख ऑर्गेनाइजेशंस इन कनाडा आर नोन फॉर देयर सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फ्री मील्स, लंगर जिसको बोला जाता है, ठीक है, टू दोज इन नीड। एंड दिस कमिटमेंट टू कम्युनिटी वेलफेयर इज ए नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, जो सॉफ्ट पावर भी बोला जाता है, ठीक है। कोई अगर जाके, ठीक है, वहाँ के जो नीडी लोग हैं, जिनको जो बेसिकली होमलेस है, इन लोगों को अगर खाना प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट के नज़र में इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट तो बढ़ेगा ना, ठीक है। साथ में बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सिख कैनेडियंस हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कैनेडाज बिजनेस एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप विथ मेनी सिख ओन बिजनेस प्लेइंग की रोल्स इन द कंट्रीज इकोनॉमी। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो कैनेडियन जो नेशनल क्रिकेट टीम है वहाँ पे भी 6 to 7 मेंबर्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं, बेसिकली सिख्स हैं, ठीक है, एक टाइम में थे। तो ये जो है सॉफ्ट पावर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिख लोगों का, सिख कम्युनिटी का, एज वेल सिख कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। ओके, सो नाउ द थिंग इज हाउ टू एनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ये तो बिगड़ते जा रहा है। पहले जो बात है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ये दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर काउंटर टेररिज्म मेजर्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम अगर करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों कंट्री के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। थर्ड इज कम्युनिटी आउटरीच। कैनेडियन अथॉरिटीज कैन एंगेज विद द सिख कम्युनिटी टू बेटर अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। इन लोगों का कंसर्न क्या है? देखो, वहां पे जाके एग्जाइल में गवर्नमेंट बनाना उससे अच्छा है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट इस मामले में इनिशिएटिव लेंगे तो ये क्या हो सकता है, वहां पे इन लोगों के अगर कंसर्न सुनेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली काम कर सकता है, जो कम्युनिटी आउटरीच के द्वारा हो सकता है, ठीक है। प्रोमोटिंग डायलॉग बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ये भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है। एनकरेजिंग डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड एडवोकेसी ग्रुप विद कैनेडा can contribute to peaceful coexistence and reduce tensions related to Khalistan, ठीक है। and addressing root causes, exploring the root causes of extremism। क्या है एक्सट्रीमिज्म का रूट कॉजेस? क्यों रेडिकलाइजेशन हो रहा है सिख कम्युनिटी के बीच में, बेसिकली सिख कम्युनिटी के जो यूथ है उनके बीच में, एंड वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस देम कैन बी ए प्रोएक्टिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग फ्यूचर टेंशंस। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंडिया से ज़्यादा जो बाहर से जो लोग हैं, जो लाइक इंडियन सिख डायस्पोरा है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ना कि इंडिया के सिख से मिलता है, ठीक है। तो स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। 2-3 घंटे की पहले की बात है। इस बिल को आज लाइक जस्ट ए मिनट, हाँ, 2-3 घंटे की पहले की बात है, आज इसको पास किया गया है, ठीक है। कौन से बिल के बारे में बात कर रहा हूं मैं? वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। और वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग बात करेंगे। लोकसभा पास वुमेन रिजर्वेशन बिल वेयर सेंटर ओपोजिशन केम टुगेदर टू पास इट। ये बहुत बड़ी बात है। ओपोजिशन की तरफ से भी इसको पास करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है पिछले 1-2 दिन में, ठीक है। की पॉइंट्स अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिनल आइडिया कहां से था, किसने लाया था? द ओरिजिनल आइडिया फॉर दिस बिल ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which was passed back in 1993। बेसिकली इसका अगर रूट देखा जाए तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस आइडिया को इंसर्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट स्टेटेड ए रैंडम 1/3 ऑफ विलेज काउंसिल लीडर और सरपंच पोजीशन इन द ग्राम पंचायत शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। 1/3 से पंचायत में, ठीक है, किसके लिए रिजर्व होना चाहिए? दैट मींस ऑलमोस्ट अराउंड 33.33% वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए, ऐसा जो 1993 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वहां पे ये इंसर्ट किया गया था, लाया गया था,
Okay, and the women reservation bill was launched as a long-term plan to extend this reservation to Lok Sabha and state legislative assemblies. तो ये लॉन्ग टर्म प्लान जो एक था बहुत पहले से अबाउट द बिल. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एटलीस्ट मिनिमम 33% पंचायत में तो हो रखा है. देखो पंचायत में आसाम के केस में अगर बोला जाए तो 33% से ज़्यादा ही है, 50% भी है. सिर्फ आसाम में नहीं, कई सारे स्टेट्स में है. ठीक है, द बिल सीक्स टू रिजर्व 33% सीट्स इन लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वीमेन. ये होना चाहिए क्योंकि वुमेन को प्रॉपर और अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग अथॉरिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये होना चाहिए. ठीक है, रिजर्व सीट्स मे बी एलोटेड बाय रोटेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी. ये जो रिजर्व सीट है इसको टाइम टू टाइम रोटेट किया जाएगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ठीक है, एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन शेल सीज टू एग्जिस्ट 15 years after the commencement of this amendment act. ठीक है, ये पहली बार के लिए हुआ था ना. देखो यहाँ पे क्यों जरूरत है वुमेन रिजर्वेशन. देखो अगर बात किया जाए कि अलग अलग जो लाइक इंडेक्सेस और इंडेक्सेस जो पब्लिश्ड होते हैं उनमें से एक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और रिपोर्ट. ठीक है, 2021 में ये देखा गया था कि इंडिया हैज डिक्लाइन ऑन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स by 13.5% point. ठीक है, and a decline in the number of women ministers from 23.1% in 2019 to 9.1% in 2021. দুবছৰত প্ৰায় কিমান কমিছে 14%. women ministerৰ সংখ্যা প্ৰায় 14% পইণ্টলৈ নামি যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গ্লোবেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট 2021. ঠিক আছে, সো বেলেগ বেলেগ সার্ভেস করা গৈছিলে. সার্ভেত এইটো কথা কোৱা গৈছিলে যে উইমেন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ফ্ৰম পঞ্চায়তি ৰাজ হেভ ৱৰ্ক কমেন্ডেবলি ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ওভাৰঅল ৱেলবিং অফ দ্য ছ'চাইটি. কোৱা হৈছে যে যিসকল মহিলা আছে বেচিকেলি পঞ্চায়ত লেভেলত সেইখিনি মানুহে খুব ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে খুব ভালকৈ কাম কৰিছে বুলি কোৱা গৈছে. বেলেগ বেলেগ সাৰ্ভেত এই বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে. হাউএভাৰ দে ফেচ also face various challenges in the political structure prevalent in India. ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैट्रियार्की का भी थोड़ा बहुत झलक देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. ठीक है, पॉलिटिकल जो सेटअप है इंडिया का वहाँ पे ये देखने को मिलता है. ठीक है, challenges include lack of proper political education, low financial power of the women in society, sexual violence, manifestations of insecure patriarchy जो मैंने अभी बोला है, उसके साथ साथ sexual violence, उसके साथ साथ financial power of women in society, उसके साथ साथ uneven distribution of household work between men and women जो बहुत सालों से हजारों सालों से जो चल रहा है. ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन से कि हाँ कौन क्या काम करेगा, मैन का रोल क्या होगा घर में हाउस होल्ड काम में, वुमेन का रोल क्या होगा, ये तो बहुत पहले से ही है ना. तो वुमेन को क्या करना पड़ता है घर के काम के, मतलब पंचायत मान लो कि कोई एक पंचायत के मेंबर है. ठीक है, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी भी देखना है, पंचायत का जो भी काम है वही देखना है, साथ में उनको घर में खाना भी बनाना पड़ेगा, साथ में बच्चों के लिए टिफिन भी बनाना पड़ेगा. तो ये जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है ना ये कुछ हद तक रोक देता है वुमेन को. ठीक है, ये पीछे लेके जाता है. ठीक है, द फिनोमेना ऑफ पंचायत पतिस हस्बैंड्स. ठीक है, और अदर मेल रिलेटिव्स यूजिंग वुमेन एज प्रॉक्सीज इन PRIs लाइक जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है एंड बिल्डिंग द रियल पावर इज प्रिवेलेंट. क्या होता है ना, पंचायत पति का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई भी एक वुमेन, ठीक है, मान लो कि चेयरमैन है लाइक चेयरवुमेन और चेयर होल्डर है. ठीक है, चेयरपर्सन और मेंबर ही क्यों ना हो, एक्चुअली उनको कौन चलाते हैं, उनके जो हस्बैंड्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंडिया हस्बैंड चलाते हैं. तो इसीलिए बोला जाता है पंचायत पति. ठीक है, कि नाम के वास्ते वो जो दैट पर्टिकुलर वुमेन इन एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिसीजंस बट द रियल डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय हुम, देयर हस्बैंड्स. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे है, चैलेंजेस इंडिया में है. सिग्निफिकेंस क्या है, देखो वीमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लाइक अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वलिटी की बात यहाँ पे किया जाता है. द इक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन. ठीक है, वुमेन्स राइट टू ए फुल डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल, वुमेन राइट्स टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देयर इज अ जेंडर गैप इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन लीडर्स नीड टू कम आउट मोर इन नंबर्स.
to impact positions, decision and inspire teenage girl to contribute to the nation building. ठीक है, मान लो अभी से अगर टीनेज के जो लड़कियां हैं उनको अगर लाइक इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि हाँ पॉलिटिकली भी वुमेन क्या कर सकता है, तो लाइक देश के लिए अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उनके आवाज वो उठा सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में सिनेरियो में वुमेन का रोल है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। उसके लिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल के लिए जो परसेंटेज है फीमेल के इन लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स जहां पे भी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मोर फीमेल पार्टिसिपेशन होगा, ऐसा भी बोला जाता है कि वुमेन्स आर मोर सीरियस अबाउट देयर वर्क्स, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस ज्यादा आएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल in bringing women representatives at grassroots level. Many states have granted 50% reservation for women candidates in elections like Assam. ठीक है, fundamental reforms at the party level will serve as necessary and a strategic complement to the women's reservation bill. Even if the bill is derailed further, ठीक है, it should not be stop political parties from making internal structures more conducive and women entering politics. ठीक है, here it is important to underline and differentiate the Indian perspective of quotas from that of the West. Unlike the West, where quotas are almost a bad word, in India, paradigm has seen such quotas emerge as invaluable tools for social levers. अगर बात किया जाए women empowerment की, ठीक है, equality की, ठीक है, empowerment और equality की, तो हमारे लिए जो लाइक कोटा जो शब्द है वो बहुत अच्छी बात है। इंडियन जो सोसाइटी है, ठीक है, इंडियन जो पर्सपेक्टिव है उससे ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। ओके, सो लाइक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काफ़ी हद तक इसके रिगार्डिंग काम हुआ है, तो आशा करते हैं कि असल में ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया है जिसको आज लोकसभा ने पास किया है, ये भी आगे जाके वुमेन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, ताकि इफेक्टिवनेस इन गवर्नेंस ये भी ज़्यादा देखने को मिले। जो सीरियसनेस है काम को लेके वुमेन का, ठीक है, जो मल्टीपल रोल है उसको लेके भी, या फिर वुमेन की जो स्टेटस है, स्टेटस की अगर बात करें, ये भी आने वाले टाइम पे एटलीस्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप या फिर सिनेरियो में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा आशा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आदित्य L1, ठीक है, दैट वाज व्हिच हैज लॉन्च टुवर्ड्स सन, इसके बारे में भी देखेंगे। रिगार्डिंग अगर प्रीलिम्स की बात किया जाए तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये आदित्य L1 जो है यहाँ पे ऐसा लिखा था कि इट इंटेंडेड फॉर लॉन्च बाय एंड ऑफ अगस्त, जो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। और ये जो है लाइक आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च टू द L1 ऑर्बिट, ठीक है, व्हिच इज द फर्स्ट Lagrangian point of the sun earth system, and Aditya L1 is the first Indian space mission, okay, to observe the sun and the solar coronal or solar corona, okay। L1 orbit जो है, ठीक है, L1 orbit जो है, it allows Aditya L1 to look at the sun continuously and it will be launched like aboard a PSLV XL launch vehicle। जो vehicle है ये कौन सा है, PSLV, ठीक है, XL लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेरिक, दैट मींस क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना डायनेमिक्स एंड अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे मैंने ये भी दिया हुआ है, ठीक है, जो साइंस एंड टेक GS पेपर 3 में जो है साइंस एंड टेक, वहाँ से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये आर्ट का जो सन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया है, अंदर जैसे हमारे यहाँ पे कोर है, आर्ट में यहाँ पे भी कोर है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, रेडिएटिव जोन है, एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन है कन्वेक्टिव जोन है, एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। पहले ऐसे याद रखना, कोर, ठीक है, जहाँ पे फ्यूजन होता है। उसके ऊपर क्या है, रेडिएशन जोन, ठीक है। उसके ऊपर
कन्वेक्शन जोन, CRC ऐसे करके याद रखना। उसके ऊपर क्या है, फोटोस्फेयर, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सन विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व, हम इसी को देखते हैं, ठीक है, फोटोस्फेयर। उसके ऊपर है क्रोमोस्फेयर, नॉर्मली इनविजिबल एंड इट कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग ए टोटल एक्लिप्स। उसके बाद आता है कोरोना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मिशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, ओके। ये जो मिशन है इसके लिए कोरोना और कोरोनल जो लेयर है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट इज द लुमिनस एनवलप ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा दैट सराउंड्स द सन, ओके। तो ये शाम के ऊपरी वाला हिस्सा में होता है, ठीक है। बेसिकली इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, ओके। सो कोरोना ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बारे में अगर देखा जाए, देखो इंपॉर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का, क्यों जानना है। देखो इवोल्यूशन ऑफ एवरी प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, एंड एक्सोप्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाहर भी जो भी प्लैनेट्स है, इट इज गवर्न्ड बाय इट्स पेरेंट स्टार दैट इज द सन इन आवर केस। हमारे सोलर सिस्टम के लिए पेरेंट स्टार कौन सा है, सन। द सोलर वेदर एंड एनवायरमेंट अफेक्ट्स द वेदर ऑफ द एंटायर सिस्टम, क्योंकि सोलर वेदर जो है ये असर करते हैं किस पे, पूरा एंटायर जो सिस्टम है इसमें इंपैक्ट डालते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सन, ओके। एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरियस वेरिएशन इन सोलर वेदर सिस्टम, ये भी हम लोग को जानना है कि वेदर, सोलर वेदर सिस्टम में कैसा वेरिएशन आता है। वेरिएशन इन दिस वेदर कैन चेंज द ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड शॉर्टन देयर लाइफ्स, इंटरफेयर विद और डैमेज ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉज पावर ब्लैकआउट्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेस ऑन अर्थ। इसके लिए हम लोग को जानना है कि अगर मान लो सोलर का जो वेदर सिस्टम है, ठीक है, सन का जो वेदर सिस्टम है, इसके वेरिएशन के कारण क्या सैटेलाइट्स खराब हो सकता है, ठीक है, किस कब ज्यादा, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो हमारे यहाँ पे जो भी सैटेलाइट भेजा जाता है या फिर जो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कैसे खराब हो सकता है, इसका लाइफ स्पैन जो है ये शॉर्ट हो सकता है क्या, ठीक है, वेदर चेंज होने के कारण। ये सब भी देखने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगेन नॉलेज ऑफ सोलर इवेंट्स इज की टू अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर, स्पेस वेदर भी जानना है। टू लर्न अबाउट द ट्रैक अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स एंड टू प्रेडिक्ट देयर इंपैक्ट कंटीन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशंस आर नीडेड। देखो जो सन स्टॉर्म्स है, ठीक है, इन जो उनका जो इम्पैक्ट है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग को कॉन्टिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। तो इसीलिए भी ये मिशन जरूरी बन जाता है, ठीक है। मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स फॉर देयर दिस मिशन आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, देखो अदर मिशंस भी है जो नासा के द्वारा लिया गया था। सन मिशन के बारे में अगर बात किया जाए, इट वाज पार्कर सोलर प्रोब्स एम्स टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव थ्रू द सन्स कोरोना सन्स का जो कोरोनल लेयर है, कोरोना लेयर है, सन की कोरोना लेयर से कैसे हीट एंड एनर्जी पास होता है, इसको समझने के लिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब्स मिशन को लॉन्च किया था। इट इज अ पार्ट ऑफ नासास लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम। ये कौन से पार्कर सोलर प्रोब्स किसका पार्ट है, कौन से मिशन का पार्ट है, ठीक, कौन से इनिशिएटिव या फिर प्रोग्राम का पार्ट है। पार्कर सोलर प्रोब कौन से प्रोग्राम का पार्ट है, लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम का ये पार्ट है दैट एक्सप्लोर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, ठीक है। द अर्लियर हेलियोस 2 सोलर प्रोब, a joint venture between NASA and the space agency of Eastwell, West Germany, went within 43 million kilometers of the sun's surface in 1976. Helios 2 1976 में भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था बिटवीन Eastwell वेस्ट जर्मनी, जो वेस्ट जर्मनी हुआ करता था, एंड नासा के बीच में, मतलब वेस्ट जर्मनी की एजेंसी एंड नासा के बीच में ये इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन भी डाला गया है कि इंडिया इज अबाउट टू लॉन्च, यहाँ पे ऐसा होगा, इसको मैं ठीक करके दूंगा। इंडिया लॉन्च द आदित्य L1 मिशन, इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट मिशन टू स्टडी द सन, ठीक है। शेड सम लाइट ऑन दिस मिशन टू स्टडी द सन एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड एग्जामाइन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये करके देना है, ओके। नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी मैं ठीक करके दूंगा। इट इज अबाउट जयंत हजारिका, ठीक है, एक टाइपिंग एरर है यहाँ पे, जयंत हजारिका के बारे में है, ठीक है, क्योंकि 28 सितंबर उनका बर्थडे है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए, ठीक है, वो 28 सितंबर 1943 में उनका जन्म हुआ था,
Okay, he was an Indian singer and composer associated with Assamese music. অসমীয়া সংগীত জগতৰ লগত এগৰাকী পৰিচিত শিল্পী তেওঁৰ কথা আমি বিশেষকৈ ক'ব নালাগে সকলোৱে জানো তেওঁৰ যদি কামৰ কথা ক'ব যোৱা যায় তেনেহলে প্লেব্যাক তেওঁৰ যিখিনি মানে সিনেমাত গান গাইছিলে তাৰ ভিতৰত এখন আছিল মনিৰাম দেৱান লটি গটি ফাগুনি সিকমিক বিজুলি আৰু এনেকুৱা বহুতো সিনেমাত তেওঁ প্লেব্যাক দিছিলে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে এটা ফিচাৰ ফিল্মত কাম কৰিছিলে বেসিক্যালি ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত মিলি যিখন মনিৰাম দেৱান য'ত তেওঁ প্লেব্যাক কৰিছিল তাত তেওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপেও কাম কৰিছিলে তাৰ লগতে লটি গটি সিকমিক বিজুলিটো তেওঁ কাম কৰিছিলে ইন সিকমিক বিজুলি হি অলসো কম্পোজড এ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড স্কোৰ তাৰ লগতে বনৰীয়া ফুল বৃষ্টি য'ত মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছে নিয়তি ঠিক আছে ধৰ্মকৰি নতুন আশা ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ মুভি আছিলে প্ৰায় 1970s যিখিনি মুভি আছিলে সেই মুভিখিনিত তেওঁ বহুকেইখন চলচ্চিত্ৰ বা ছবিত তেওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছে ওকে লাইক এখন ছবি আছিলে তোমাৰ নতুন আশা এই নতুন আশাখনৰ যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ আছিলে প্ৰবীৰ মিত্ৰ যেতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ একচুয়ালি ডেথ হৈছিল তাৰ পাছত মনিষা হাজৰিকাই এই যিখন মুভি এই কামখিনি যোনখিনি আছিলে কামখিনি তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে He was composing music for few more films but could not complete them. The বহুকিখন ছবিৰ কাৰণে মিউজিক কৰিছিলে but তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি আধৰুৱা হৈ লৈছিলে ওকে তাৰ ভিতৰত ৰঙা মেঘ এনাজৰি পোহাৰ উপপথ এইসমূহ চলচ্চিত্ৰ আছিল ওকে মিউজিক ডাইৰেকচন তেওঁ কৰিছিলে মিউজিক ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ডকুমেন্টাৰীজ কেইবাখনতো যেনেকৈ ফ্লোৰা এণ্ড ফৌনা অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এখন অন্যতম ডকুমেন্টাৰী হয় উইলছ এণ্ড দ্য হৰাইজন সন্মান আৰু জ্যোতি চিত্ৰপট গতিকে ডেট ওয়াজ অ্যাবাউট জয়ন্ত হাজৰিকা যিগৰাকী এগৰাকী লেজেণ্ডাৰী সিংগাৰ মিউজিক কম্পোজাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ অসমৰ পৰা আছিলে ওকে তেওঁৰ জন্মদিন বিশেষকৈ আজি আসাম ট্ৰিবিউনত এই আৰ্টিকেলটো আহিছিলে সো সেই কাৰণে মই আৰ্টিকেলটো উঠাইছিলো ইয়াতে খালি টাইপিং মিস্টেক আছে মই কাৰেক্ট কৰি পেলাই দি দিম ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনছ অফ দ্য ডে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আদিত্য L1 is a 1 long range missile 2 rocket to moon 3 spacecraft project 4 light combat aircraft number 2 operation blue star is related to which of the following incident number 1 1984 6 riots number 2 1975 emergency ठीक है 90 number 3 1990 air india evacuation and d that means 4 none of the above and সাইডত মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আমাৰ যেটো হ্যান্ডেল হে ইনষ্টাগ্ৰামৰ হ্যান্ডেলটো দি দিছো ইয়াতে সার্চ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত পোৱা যাব এক্সাম শাস্ত্ৰ বুলি য'ত আমি আসলতে যিকোনো এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টপিক যেতিয়া লওঁ তাৰ ডিটেইল এনালাইসিস আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰভাইড কৰো ঠিক আছে আৰু প্ৰভাইড কৰাৰ লগতে এই এনালাইসিস সমূহত আমি লাষ্টত কি কৰো কোৱেশ্চন আমি প্ৰভাইড কৰো বিশেষকৈ প্ৰায় দুটা কোৱেশ্চন দিয়া যায় সো ডেইলি বেসিছত আমি বহুকেইটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টপিক আমি ডিল কৰো আৰু এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টপিকবোৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এইবিলাক ষ্টেটিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰো সো যিসকলে এতিয়াও আমাৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামত জড়িত হোৱা নাই তেওঁলোকে ইনষ্টাগ্ৰামত জড়িত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ লগত আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফলো কৰিবৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো কাৰণ তাতে ডেইলি বেসিছত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সেইখিনি আমি তাত আপলোড কৰো Thank you. That's all for today. Keep watching Exam Shastra. Thank you.